ऐसे में हर्षदा क्या अपडेट्स हैं पूरे और क्या क्या रडार पर रखना है? तो ओपेक ने डिसाइड कर लिया है कि देखिए ये जो क्रूड प्राइसेस जैसे स्टैग्नेट होती हुई दिखाई दे रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज जो होने वाली थी वो 3 महीनों से और टाल दी गई है। ये इनफैक्ट जो पहले शेड्यूल था वो Jan 1 ऑनवर्ड्स लागू होना था, तो दरअसल वो फैसला ओपेक प्लस का 3 महीनों तक टलता हुआ दिखाई दिया है और उससे कुछ सपोर्ट मिला है। इसका सीधा इम्पैक्ट आप ये पेंट कंपनियां, आपके एविएशन स्टॉक्स, आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, PSU बैंक्स सब पर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पेंट से ये कुछ ट्रेड्स क्लियरली मेल खाते हैं। ये जो पुशबैक है ये दरअसल अक्टूबर 2026 तक पुशबैक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बेसिकली सिचुएशन को मॉनिटर करके शायद ओपेक प्लस अगला कदम उठाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इमीडिएसी में ये फिलहाल प्रोडक्शन में बदलाव नहीं होने वाला है। उस पर्टिकुलर फैसले को 3 महीने तक और टाल दिया है। डाइजेस्टेड था, स्ट्रीट मान के चल रहा था, लेकिन खबर आने के बाद भी कच्चा तेल यानी कि ब्रेंट का भाव करेक्ट करा है। 72.7 वाला 72 के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 80 सेंट्स तो गिरा है। इस पर रिएक्शन हो रहा होगा। ओएमसीज में भाईती साहब BPCL देख लें एक बार क्या चार्ट्स पे, समीकरण बैठ कैसे रहे ओएमसीज में। आपने तो तीनों चार्ट टटोली होंगी, तेजी करने का मन बन रहा है आप लोगों का कि नहीं? जी आशीष जी, इनफैक्ट परसों के सेशन में हमारा HPCL भी बाय पिक था और स्टॉक अच्छा मूव कर रहा है वहां से। BPCL में सेटअप अच्छा बना हुआ है और थोड़ा सा निफ्टी 50 का स्टॉक है तो थोड़ा लो बीटा है, तो ज्यादा प्रेफर्ड स्टॉक रहेगा। अभी 20 हमारे को रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव इसमें देखने मिल सकता है। 306 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 293 के करीब पे कैसे मेंटेन करें। ओके, ये है BPCL। बाकी जो एक्शन होगा क्रूड रिलेटेड स्टोरीज पे अपन जब कंटिन्यूस सेशन होगा तो एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत कर लेंगे। कैनरा बैंक रडार पे रखिएगा, और कैनरा बैंक का चार्ट सोनी जी आप खोल के रखो, मैं आता हूं आपके पास। हर्षदा क्या अपडेट्स? RBI की तरफ से इनको अप्रूवल मिल गया है कि दरअसल कैनरा रोबेको AMC और कंपनी की जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है HSBC लाइफ के साथ, वहां पर कैनरा बैंक अपना कुछ स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये IPO की जरिए दरअसल प्रोसेस आगे सामने उभर कर आएगी। तो AMC का एक IPO आएगा जहां पर RBI ने अप्रूवल दे दिया है, साथ ही साथ RBI ने अप्रूव कर दिया AMC में 13% स्टेक वो ऑफलोड करेंगे IPO के जरिए, और जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है HSBC के साथ वहां पर 14.5% तक का स्टेक वो ऑफलोड करेंगे जब भी इस कंपनी का IPO आएगा। अच्छा, टाइमलाइन अभी शेयर नहीं की गई है, जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे और जोर पकड़ेगी उस स्टॉक में और एक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आज ये फिलहाल क्योंकि अनुमति आ गई है तो वो स्टॉक रेडार पर जरूर रखें ना। ठीक है, पर पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे मूव्स बने, पर इस खबर पे तो नहीं कहूंगा। सरकारी बैंक एज अ स्पेस बड़ी आउट परफॉर्म करी हुई है, तो कैनरा बैंक भी चला हुआ है। लेकिन सोनी जी खबर अच्छी है, AMC हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, रेगुलेटर कह रहा है दोनों में आप डाइवर्स कर सकते हो अपना हिस्सा। समय लगेगा, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, पर स्टॉक की पोजीशनिंग कैसी? आशीष जी, कैनरा बैंक में मुझे लगता है कि जो 110 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वो क्रॉस कर सकता है। उसके ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग अपमूव टुवर्ड्स 115 118 लेवल्स नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल प्ले रहेगा। मुझे लगता है कि टुवर्ड्स डिक्लाइंस 108 और 107 के रेंज तक यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बट 105 का यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, बिकॉज अगर 105 ब्रेक करता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगेन टुवर्ड्स 102 एक बार जा सकता है, तो 105 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश अपसाइड 110 के ऊपर आपको काफी स्ट्रांगली दिखाई देगा टुवर्ड्स 115। पॉलिसी से पहले SBI कैसा पोजीशन? गाबा सर चार्ट देखोगे एक बार आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज आनी है 10 बजे पॉलिसी, और अगर सरकारी बैंक से बढ़िया मूव्स आए थे तो उसे लीड SBI ने करा था। क्या मूव्स आए पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते में? कैसा लग रहा है SBI सर? बाय मोड पर तो है, करीब 3 हफ्ते पहले से एक अपमूव मिला है और एक कायम है। अपमूव मिला, फिर 6-7 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक अपमूव मिला, एक कायम है। इतना है कि सिर्फ 840 या 850 का स्टॉप लगा चले और ट्रेड लॉन्ग। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 900 के वहां तक जा सकता है, और एक बार 900 चल गया फिर तो 1000 का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन वो थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से। लेकिन यस, बाय मोड पर है SBI। बताए नहीं इस वीकेंड आपके प्लान्स? लास्ट बार वीकेंड से लौट के आए थे तो मंडे को गजब पिक दी थी आपने। यही पर हूँ। लेकिन
फिक्स तो अपनी कोशिश वही रहेगी, एग्जैक्टली सेम। कभी कभी रिजल्ट अलग हो जाता है, लेकिन कोशिश 100% वही होती है, रोज नहीं, ये एवरी। तो आई एग्री। और नहीं, वो तो मैं मेंशन नहीं करता, कल से मैं रैप में बताऊंगा भी गजब के आउट परफॉर्मर्स कौन से रहे। लेकिन ठीक है, ये है एसबीआई की पोजीशनिंग। आज है पॉलिसी का अनाउंसमेंट। आइए अब अगला स्टॉक स्पंदना स्फूर्ति। ये तो वैसे ही तगड़ा करेक्टेड है, लेकिन फिर भी सावंत साहब एक बार चार्ट रेडी रखना आप स्पंदना के। हर्षदा, क्या अपडेट्स? स्पंदना के लिए आशीष, अब हमने देखा है कि ये जो एमएफआई सेगमेंट में कंपनी का एक्सपोजर है उसी को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता उभर कर आई है, इसीलिए उस स्टॉक ने खासा करेक्शन दिखाया है। अब कंपनी के आउटलुक को स्टेबल से नेगेटिव किया है इकरा ने। रेटिंग जो है A+ बरकरार रखी है, लेकिन बेसिकली चिंता A+ यानी कि नेगेटिव की रेटिंग होती है, माइंड यू। H1 में एसेट क्वालिटी और मुनाफा गिरने से आउटलुक में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, और डर ये है कि ये दरअसल पेन परसिस्ट करता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म में कंपनी का प्रदर्शन कमजोर होने की आसार हैं, ये कह रहा है इकरा। ज्यादा उधारी और जो राजनीतिक कारण है उसके चलते एमएफआई इंडस्ट्री पर वैसे भी बोझ बढ़ा है और ये परसिस्ट कर सकता है, वही डर है इस समय इकरा को। वीकली कलेक्शन मॉडल में कंपनी जो आई है उससे कुछ दिक्कतें आती हुई दिखाई दी है, उससे इनके एसेट्स पर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है। अट्रिशन बढ़ा है वो वीकली कलेक्शन मॉडल आने के बाद, और साथ ही साथ इकरा बेसिकली ये कहता है कि कंपनी ने कुछ नियमों का उल्लंघन भी किया है। कंपनी ने कहा ये ब्रीच हुआ है यहाँ पर इनका लगभग 823 करोड़ के बॉन्ड टर्म्स और लोन्स वहाँ पर ब्रीच होते हुए दिखाई दिए हैं। 26% से ज़्यादा के इनके कस्टमर्स 1 या 3 लेंडर्स से दरअसल उधारी लेते हैं, तो इनके पास कब वो पेमेंट वापस आता हुआ दिखाई देगा उसकी विजिबिलिटी इस समय दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि इकरा ने इनफैक्ट अपना आउटलुक नेगेटिव किया है, रेटिंग भी नेगेटिव पर बरकरार रखी है। मुझे डर है कि इस कमेंट्री के बाद दूसरे एमएफआई प्लेयर्स पर भी थोड़ी सी यहाँ पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और कुछ डिबेंचर होल्डर्स 195-200 करोड़ रुपए के आसपास के चाहते हैं कि अर्ली रिडीम कर दीजिए भाई हमारे बॉन्ड्स। तो चैलेंजिंग सिनेरियो है, पर स्टॉक 1 साल का चार्ट उठाइएगा, ये सब है भाव में। ये H1 के रिजल्ट्स के एनालिसिस पे, अब रेटिंग एजेंसी तो जब कुछ सब सामने आएगा तभी देगी, तो H1 के नंबर्स के एनालिसिस के बाद ये रिपोर्ट है। और हमने क्वार्टर के नंबर्स ऑलरेडी देखे हैं, पूरे एमएफआई स्पेस के किस तरह के डैमेजिंग नंबर्स थे। और ये कमेंट इंपॉर्टेंट है, हर ज़्यादातर 1 से 3 एमएफआईज के एक्सपोजर हैं, तो सिस्टमिक रिस्क बन जाता है पूरा। पार्थिव, एमएफआई स्पेस बड़ी दिक्कत में आ गई और सरप्राइजिंगली एकदम से Q2 के नंबर्स ने सारा क्या कहते हैं ना पैंडोराज बॉक्स खोल दिया। कैसे अप्रोच कर रहे हो, या कुछ पॉकेट्स दिख रही हैं जहां पे आपको लग रहा है पैसा चैनलाइज किया जाए, हो सकता है पेन से उभर जाए, या आप मानते हो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में पेन और बढ़ रहा होगा, इस पॉकेट से एकदम दूर रहूं? कि आई थिंक दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये बहुत हाईली सिक्लिकल वर्टिकल है पूरे लेंडिंग स्पेस में। और एमएफआई में जब अच्छा सिनेरियो होता है तब आई थिंक वी सी वेरी गुड स्प्रेड्स, वेरी गुड नंबर्स। लेकिन आई थिंक एक आध दो स्टेट में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इलेक्शन से गवर्नमेंट चेंज होती है, फार्म लोन वेवर होती है, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें ऑल ऑफ अ सडन आके हम देखते हैं कि डेलिंक्वेंसीज बढ़ जाती है और काफी राइट ऑफ लेने पड़ती है। स्पंदना की जो आप बात कर रहे थे, उसने जब मैनेजमेंट चेंज हुआ, पास में हम जानते हैं कि फाउंडर प्रमोटर और केदारा कैपिटल बाकी सब इन्वेस्टर्स के साथ एक टसल था। उसके बाद चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ तो उन्होंने 700 करोड़ का तो राइट ऑफ लिया था, और विजनरी टारगेट दिया था कि बाय FY28 टू टच 28,000 करोड़ वर्थ ऑफ बुक। वो तो भी काफी दूर ही लग रहा है। लेकिन जिस तरह के अभी के भी नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं, मुझे लग रहा है सच कंपनीज विल नीड टू रेज कैपिटल, और ये कैपिटल रेजिंग बहुत इक्विटी डायल्यूशन या तो हाई कॉस्ट ऑफ डेट पे होगा, क्योंकि काफी बैंक्स इनको होलसेल लेंडिंग करती है। तो हमें आई थिंक ये स्पेस पसंद नहीं है। वी वुड एनी डे प्रेफर अ डिवर्सिफाइड लेंडिंग NBFC जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो। ना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्पेस से अभी दूर रहना बेहतर होगा। प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं ऐसा दिखता है। सावंत साहब, चार्ट्स कैसे? बहुत करेक्ट हुआ है स्टॉक वैसे। तो आशीष जी, जनरली अगर कोई कैश स्टॉक है और वो डेली चार्ट पे वीक दिख रहा है तो मैं एक बार उसके मंथली चार्ट पे नजर देता हूँ। तो यहाँ अगर हम मंथली चार्ट को देखें, आपको दिखेगा कि पिछले 12 कैंडल यानी 12 महीनों में यानी 1 साल में एक बार भी हम प्रीवियस मंथ हाई के आसपास भी नहीं गए। ये क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ बिकवाली हो रही है, स्ट्रॉन्ग हैंड से बिकवाली हो रही है। तो कोई भी बाइंग के बारे में मुझे नहीं लग रहा है कि सोचना भी चाहिए। इनफैक्ट अगर पोजीशन हो तो एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, कोई भी स्पाइक आए तो। और क्लियर कट मेरे लिए अवॉइड जोन में होगा।
क्लियर कट अवॉइड जोन में। फंडामेंटली भी यही लॉजिक था, टेक्निकली भी चैलेंजिंग सिनेरियो है। मिष्ठान फूड्स, हर्षदा क्या अपडेट्स? मिष्ठान फूड्स पर सेबी की फटकार लगी है आशीष, और इन्होंने एक बहुत ही कड़ा स्टांस लिया है। कंपनी ने हाल ही में दरअसल राइट्स इश्यूज के जरिए कुछ फंड्स जुटाए थे और उन फंड्स को अलग अलग एंटिटीज के जरिए इन्होंने डिस्पर्स किया था और उसका गलत इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले मिष्ठान फूड्स को ये कहा गया है कि जो 100 करोड़ आपने मिस अप्रोप्रिएट किए थे अपनी ग्रुप एंटिटीज के जरिए, उनको वापस कंपनी में लाएं, उसको वापस करें। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रमोटर्स को रकम के गलत इस्तेमाल के आरोप डेफिनेटली हैं। साथ ही साथ कंपनी पर आरोप है इन्होंने फर्जी कंपनियां खोली थी और मिस अप्रोप्रिएट किया था उन फंड्स को। कंपनी के प्रमोटर्स पर यह भी आदेश है कि वो आगे मार्केट से फंड्स नहीं जुटा पाएंगे, ना ही कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो बेसिकली सेबी काफी कड़ा एक्शन ले रहा है इस समय किसी भी प्रमोटर पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और ये गैर कानूनी तरीके से दरअसल फंड्स का इस्तेमाल करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही, कल परसों की बात है, जब चर्चा कर रहे थे, एक एसएमई को सारे पैसे जो आईपीओ के जरिए जुटाए गए थे उसे वापस करने का आदेश दे दिया गया था, और यहाँ पे राइट्स इशुएंस पे उस पैसे का गलत इस्तेमाल होता हुआ गाज गिरती हुई स्टॉक पे ये 2 दिन से अच्छा मूव दिखा रहा था। अब ये आज का एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल, और निकलने के मौके ढूंढने पड़े। हाँ, नहीं वैसे सेबी काफ़ी एक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा, और आई थिंक कहीं भी कुछ भी गड़बड़ है उसको सेबी क्लियरली वो कर रहा है, और यहाँ पर एक्शन है आपने जैसे बोला, और देखते हैं आज किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करेगा। मेरे ख्याल से सर्किट ही लगेगा इसमें तो, लेकिन काफ़ी ख़राब न्यूज़ है बिल्कुल। चलिए, ओला इलेक्ट्रिक, ये फिर रडार पे ट्वीट आ गया क्या? एक्सचेंज पर नोटिस आई है, ट्वीट नहीं आया है, लेकिन मामला वही का वही है। जो 10,000 कंप्लेंट, सर्विस कंप्लेंट्स आई थी, कंपनी ने कहा था इसमें से 99% हमने तो सॉल्व कर दिए हैं। अक्टूबर 21 को इनकी वो स्टेटमेंट आई थी। लेकिन जो सीसीपीए हैं उन्होंने कहा है देखिए आपने कोई कंप्लेंट फाइनल नहीं की है, सॉल्व नहीं की है, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन कंपनी ने मांगी है इस पर्टिकुलर मामले में। 15 दिनों का टाइम दिया गया है कंपनी को वो तमाम डॉक्यूमेंट सर्विस करने के लिए। ये दूसरी दफ़ा है कि दरअसल सीसीपीए ने कहा है कि आप और डिटेल्स हमें दीजिए, क्योंकि सीसीपीए क्लियरली संतुष्ट नहीं है कंपनी के एक्शन पर। वो कस्टमर ग्रीवेंसेस परसिस्ट कर रही हैं। 10,000 कस्टमर ग्रीवेंसेस आई थी आशीष, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, और कंपनी ने कहा था इसमें से 99% हमने सॉल्व कर दी है। सीसीपीए बेसिकली अब एक्शन दोबारा ले रहा है क्योंकि उनको नहीं लगता कि वो पूरी तरह से मामला रिजॉल्व किया गया है कस्टमर्स के लिए। पार्थिव, कैसा नेटवर्क है ओला का अहमदाबाद में? दिखती है क्या रोड पे खूब सारी? आपने ले ली क्या? नॉट रियली, काफी फ्रेंड्स ने लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अहमदाबाद के स्ट्रीट्स पे बहुत सारी ओला की बाइक्स दिख रही है अभी, बिकॉज ऑप्शनल्स बहुत सारे बढ़ गए, और जो इनकम्बेंट बड़े जो 2 व्हीलर प्लेयर्स है, हीरो मोटो, टीवीएस है और बजाज है, अभी उनके भी आई थिंक ईवीज दिखेंगे काफी सून। तो मुझे लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। ओला हाँ, ये बड़े अच्छा स्टॉक का व्यू क्या आप लोगों का? 100 रुपए ऑड लेवल्स पे बायर हो या अवॉइड करा जाए? अभी मैं अवॉइड की सलाह दूंगा। आई वुड लाइक टू सी द एग्जीक्यूशन फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। ना, ठीक बात है। और बाकी ई बाइक्स तो बहुत दिखती हैं, पर ऐसे ऐसे नाम दिखते हैं जिनको शायद पहचानता भी नहीं मैं। इस तरह से कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, इस तरह से छोटे छोटे प्लेयर्स भी इस स्पेस में खासे एक्टिव हैं। श्रेया के पास चलते हैं। आज की ब्रोकरेजेस कहाँ नजर रखनी है, क्या इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स उनको लगी है? श्रेया जी, गुड मॉर्निंग। क्या क्या रडार पे है? गुड मॉर्निंग सर। तो एक तो स्टॉक है और एक सेक्टर है जिस पे ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। शुरुआत करना चाहूँगी वेस्ट लाइफ से। गोल्डमैन सैक्स ने इस पे अपनी रिपोर्ट जारी की है, बाई की कॉल दी है, और साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो 1045 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 797 था, तो एक अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकरेज को इस पर्टिकुलर स्टॉक में नज़र आ रहा है। देखिए, मेन्यू में बदलाव के कारण इस कंपनी पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है, रिपोर्ट में ये बात अंडरलाइंड है। साथ ही मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैनेजमेंट का मानना है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो सकता है। साथ ही
Q2 में जो ग्रॉस मार्जिन पर इम्पैक्ट देखा गया था वो बहुत ही टेम्पररी था। इसके अलावा एक और बात कही गई है कि कम बेस के चलते सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी रिकवरी संभव है। तो ये बात हुई वेस्टलाइफ की। अब ऑयल एंड गैस वाले सेक्टर पर चलते हैं, जिसपे सिटी की रिपोर्ट आई है और अगले कुछ महीने जो बड़े इवेंट्स हैं उस पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है और बाजार पार्टिसिपेंट्स इस पर नज़र बना के चलेंगे। एक तो OMCs की जो रिजल्ट है उसमें ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है सिटी ने, और GST काउंसिल से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पूरी राहत संभव है, ये भी बात अंडरलाइंड है। और अगली बैठक में गैस को GST के दायरे में लाने पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सोलर मॉड्यूल फैसिलिटी है उसकी शुरुआत होगी, बाजार पार्टिसिपेंट्स उस पर भी नज़र बना के रखेंगे। तो ये एक जो सेक्टर है ये रडार पर रखने की सलाह दी गई है। तो बहुत कुछ हो सकता है ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस पे, इसलिए रडार पर रखिएगा। श्रेय ने हाईलाइट कर दिया ब्यूटीफुली क्यों सिटी मानता है, क्या क्या डेवलपमेंट सामने खड़े हैं। हर्षदा, बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। रैमको सिस्टम्स रेडार पर रखेंगे आशीष। ये बेसिकली एविएशन सॉफ्टवेयर कंपनी बनाती है और इन्होंने कोरिया की हांजिन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के साथ एक टाई अप कर लिया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एविएशन मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग कंपनी पूरा करके देगी कोरियन एविएशन सेक्टर के लिए, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। रैमको सिस्टम्स है, सीमेंट नहीं है। बोरोसिल रिन्यूएबल आप रेडार पर रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनफैक्ट इम्पोज कर दिया प्रोविजनल एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सचर्ड, टेम्पर्ड, कोटेड एंड अनकोटेड ग्लास। चाइना और वियतनाम से दरअसल माल पूरा डंप हो रहा था भारत में। इस ड्यूटी की मांग लगातार इंडस्ट्री कर भी रही थी और ये 6 महीनों के लिए ड्यूटी इफेक्टिव रहेगी बिगनिंग 4 दिसंबर। नायका रेडार पर रखिएगा। कंपनी के जो नायका फैशन के CEO है उन्होंने रिजाइन कर दिया विद इफेक्ट December 5। गार्डन रीच, ये पहले हम बात कर चुके हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी साइन कर लिया। जो दूसरी शिप सीरीज हमें इनको डिलीवर करनी है, जो 7500 DWT MPVs इनको दरअसल डिलीवर करनी थी। तो ये कुछ स्टॉक्स आज खबरों में हैं। हाँ, नायका के और मेरे ख्याल से कमिंस के CEO साहब ने रिजाइन किया है। CFO, हाँ CFO, और नायका की भी कोई आम नायका.com fashion.com एक इम्पोर्टेंट बिजनेस है उनके CEO ने। ये कहानी है भाई, कुछ रेजिग्नेशंस भी आते हुए। खैर ग्रीनर पैचेस होंगे इसीलिए, लेकिन ये स्टॉक्स रडार पर रखिए। सत्तर साहब, एक जो अपन ने रिपोर्ट चर्चा करी थी वेस्ट लाइफ, वो मैकडॉनल्ड्स चलाने वाला, वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, पसंद आ रहा है ब्रोकरेज को, पर चार्ट्स पे पोजीशन कैसा? आशीष जी, चार्टिकली तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखें तो अच्छे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, ये एक बुलिश फॉर्मेशन है टेक्निकल में। तो इसका जो ब्रेकआउट था वो करीबन 770 के आसपास था, और अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट जो भी डिप मिलेगा 770 नेकलाइन की तरफ, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस पोजिशनली 750 का मेंटेन करेंगे। चार्ट ये सजेस्ट करता है कि इसका जो पोजिशनल टारगेट है वो कम से कम 850 to 880 का होगा। तो इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी। बाय ऑन डिप्स है भाई ये स्टॉक टेक्निकली। तो इस नोट पर एक काम करें, मुनाफे की तैयारी समेटते हैं। ब्रेक के उस पार आज का फ्राइडे का पहला सौदा।